क्या हो अगर मैं कहूं कि हिंदुस्तान पर करीब 200 साल राज करने वाले 6 सबसे ताकतवर मुगल बादशाहों का पूरा इतिहास सिर्फ एक शब्द में छिपा है। जी हाँ, एक ऐसा शब्द जो इस पूरे शानदार साम्राज्य के उतार चढ़ाव को समझने की चाबी है। और वो जादुई शब्द है भाजसा। बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां और ए से औरंगजेब। बस यही वो चाबी है, यही वो रोड मैप है जो हमें इस महान राजवंश के पूरे सफर पर ले जाएगा। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। 1526 में बाबर के आने से लेकर 1707 में औरंगजेब की मौत तक। ये सिर्फ तारीख ही नहीं है, ये उस 200 साल लंबे दौर की कहानी है जिसने हिंदुस्तान का नक्शा ही नहीं बल्कि उसकी तकदीर भी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। तो कहानी शुरू होती है भादसा के पहले अक्षर बी से, यानी बाबर। वो शख्स जो मध्य एशिया से अपनी किस्मत आजमाने नहीं बल्कि एक नया साम्राज्य बनाने का सपना लेकर आया था। देखिए, बाबर के रगों में तैमूर और चंगेज खान जैसे दो महान विजेताओं का खून दौड़ता था। लेकिन वो सिर्फ अपनी विरासत के दम पर नहीं आया था, वो अपने साथ एक ऐसी टेक्नोलॉजी लाया जो उस वक्त के लिए किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं थी। तोपें। इसी ने हिंदुस्तान के युद्ध मैदानों का सारा खेल बदल कर रख दिया। और यहाँ कमाल की बात देखिए, बाबर ने सिर्फ 4 साल में हर साल एक एक करके 4 बड़ी और डिसाइसिव जंगें जीती। 1526 में पानीपत से दिल्ली सल्तनत का खात्मा किया और 1529 में घाघरा तक पहुंचते पहुंचते हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की नींव इतनी मजबूत कर दी कि उसे हिलाना लगभग नामुमकिन हो गया। बाबर के बाद आया एच यानी हुमायूं, जिसकी किस्मत ने उसे बादशाह से भगोड़ा बना दिया। उसे शेर शाह सूरी नाम के एक जबरदस्त अफगान शासक ने हराकर 15 साल के लिए हिंदुस्तान से बाहर कर दिया। और कमाल देखिए, इसी छोटे से ब्रेक में शेर शाह ने वो काम कर दिखाए जो आज भी जिंदा हैं, जैसे ग्रैंड ट्रंक रोड और हमारा रुपया, जिसकी शुरुआत उसी ने की थी। अब हम मुगल साम्राज्य के उस दौर में कदम रख रहे हैं जिसे उसका स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है। और इस युग का आगाज होता है भादसा के ए यानी इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक अकबर से। बस ये एक नंबर देखिए, 13। सोच कर देखिए, सिर्फ 13 साल की उम्र में एक लड़के के कंधों पर इतने बड़े साम्राज्य का बोझ डाल दिया गया था। और यहीं से शुरू हुआ हिंदुस्तान को हमेशा के लिए बदलने वाला एक लंबा और शानदार सफर। अकबर को महान क्यों कहा जाता है? इसका जवाब इन कदमों में छिपा है। उसने तीर्थयात्रा और जजिया जैसे टैक्स खत्म किए जो गैर मुसलमानों पर लगते थे। उसने इबादत खाना बनवाया जहां हर धर्म के विद्वान एक साथ बैठकर बहस करते थे। ये उस जमाने के हिसाब से एक क्रांतिकारी सोच थी, एक ऐसे साम्राज्य का सपना जहां धर्म के आधार पर भेदभाव न हो। अकबर के बाद तख्त पर बैठा जे यानी जहांगीर। अगर अकबर का दौर नीतियों और साम्राज्य विस्तार का था, तो जहांगीर का दौर कला और खूबसूरती का था। उसके शासन को समझने के लिए बस ये एक लाइन काफी है। चित्रकला अपने शिखर पर पहुंच गई। उसे इमारतों से ज्यादा पेंटिंग से इश्क था। लेकिन जहांगीर सिर्फ कला का दीवाना नहीं था। उसके राज में बड़े विरोधाभास थे। एक तरफ उसने आम आदमी के लिए न्याय की जंजीर लगवाई, तो दूसरी तरफ अपने ही बेटे के विद्रोह की वजह से सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव को सजाए मौत दी। एक तरफ उसने अंग्रेजों को व्यापार करने की इजाजत दी, तो दूसरी तरफ सल्तनत की असली ताकत उसकी बेगम नूरजहां के हाथों में थी। और अगर बाप पेंटिंग का शहंशाह था, तो बेटा वास्तुकला का। एस यानी शाहजहां। उसका नाम लेते ही जहन में तस्वीरें उभरती हैं, मोहब्बत की अमर निशानी ताजमहल, दिल्ली की शान लाल किला और जामा मस्जिद, और हाँ, वो बेशकीमती मयूर सिंहासन भी। इसमें कोई शक नहीं कि ये मुगल आर्किटेक्चर का गोल्डन एरा था। शान और शौकत के इस शिखर से अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जो बहुत जटिल है और विरोधाभासों से भरा हुआ है। हम पहुंच गए हैं आखिरी महान मुगल के दौर में, भादसा के आखिरी अक्षर पर। और वो है ए यानी औरंगजेब, शायद इतिहास का सबसे विवादास्पद मुगल। इस एक शख्स के 2 चेहरे थे।
एक तरफ वो जिंदा पीर था, एक संत जो खुद टोपियां सिलकर गुजारा करता था और कमाल का वीणा वादक था, और दूसरा चेहरा एक कट्टर शासक का था जिसने संगीत पर पाबंदी लगाई, जजिया कर वापस ले आया और सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का सिर कलम करवा दिया। यही विरोधाभास औरंगजेब की असली कहानी है। औरंगजेब की एक जिद ने इस विशाल साम्राज्य की जड़ों को खोखला कर दिया। उसने अपनी जिंदगी के आखिरी 25 साल दक्षिण भारत यानी डेक्कन में मराठों से लड़ने में झोंक दिए। इतिहास इसे दक्कन का नासूर कहता है, एक ऐसा जख्म जिसने मुगल खजाने को पूरी तरह खाली कर दिया और साम्राज्य के पतन की कहानी लिख दी। तो इन 200 सालों की कहानी का आज हमारी जिंदगी में क्या मतलब है? चलिए देखते हैं कि मुगलों की विरासत आज भी हमारे आसपास कैसे जिंदा है। चलिए अब कुछ तेजी से सवाल जवाब। पहला सवाल, कौन सा महान मुगल शासक था जो मशहूर रूप से अनपढ़ था? और जवाब है अकबर महान। है ना हैरान करने वाली बात? जो शख्स ज्ञान और कला का इतना बड़ा संरक्षक था, वो खुद एक अक्षर पढ़ लिख नहीं सकता था। इतिहास वाकई ऐसे ही दिलचस्प विरोधाभासों से भरा है। अगला सवाल, चांदी का रुपया किसने चलाया था जो आज हमारे रुपये का पूर्वज है? ये थे शेर शाह सूरी, वो अफगान शासक जिसने कुछ समय के लिए मुगलों को सत्ता से बेदखल कर दिया था। ये एक याद दिलाता है कि इतिहास कभी सीधी लकीर में नहीं चलता, इसमें कई दिलचस्प मोड़ भी आते हैं। और आखिरी सवाल, मुगलों की ऑफिशियल कोर्ट लैंग्वेज क्या थी जिसने आज की हिंदी और उर्दू को आकार देने में एक बड़ा रोल निभाया? फारसी यानी पर्शियन। ये मुगल प्रशासन, कानून और संस्कृति की भाषा थी और इसका गहरा असर आज भी हमारी भाषा और तहजीब पर साफ दिखाई देता है। तो अंत में हम इस सवाल पर आकर रुकते हैं। मुगल साम्राज्य ने हमें ताजमहल जैसे अमर अजूबे दिए, लेकिन इसकी नींव विजय और जंग के मैदानों पर रखी गई थी। तो हमें इस विरासत को कैसे याद रखना चाहिए, जिसमें एक तरफ बेपनाह खूबसूरती और शान है, तो दूसरी तरफ उतनी ही सख्ती और संघर्ष? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास हमें सोचने के लिए छोड़ जाता है।